नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का लद्दाख दौरा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लेह में आयोजित विशेष कार्यक्रम में किए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन। कहा कि संघर्ष और अशांति के बीच करुणा ही समाधान। मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम में मिडनाइट ड्रामा। चुनाव आयोग ने किया स्पष्ट, सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित और सील। प्रवेश द्वार के सामने लगाए गए बैरिकेड। नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। करीब 1745 करोड़ रुपए के हाई ग्रेड कोकीन बरामद। गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स कार्टेल खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। देश में ऑनलाइन मनी गेम और अवैध सट्टेबाजी पर सख्ती। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन नियम आज से लागू। ई स्पोर्ट्स के लिए तैयार होगा सुरक्षित माहौल। पश्चिम एशिया संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान की अर्थव्यवस्था हो चुकी है तबाह। समझौते के लिए बेताब। ईरान ने कहा कि अगर फिर से हमले हुए तो मिलेगा करारा जवाब। और अब समाचार विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना की। लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर गए अमित शाह ने इस विशेष मौके पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। उनके साथ इस दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। अमित शाह ने भगवान बुद्ध के सामने शीश नवाकर देश की शांति के लिए एक अहम प्रार्थना की। चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम के अंदर बाहरी लोगों की मौजूदगी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया सभी तय नियमों के अनुसार ही की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कल देर शाम संवाददाता सम्मेलन में इस आरोपों को खारिज किया और पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में बने जिला स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया 30 अप्रैल को शाम 4 बजे शुरू होनी थी और जिसकी घोषणा पहले ही की गई थी। और साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी कोलकाता के सभी जनरल ऑब्जर्वर से इस प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहने का अनुरोध किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि रिटर्निंग अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों को इस बारे में सूचित करें ताकि अगर वे चाहे तो पूरी प्रक्रिया की सीधे तौर पर निगरानी कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोई सीसीटीवी बंद नहीं किया गया और वहां के 7 ईवीएम के और एक पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज लाइव टेलीकास्ट किया गया। सभी ईवीएम से भरे स्ट्रांग रूम सुरक्षित और सील किए गए हैं और मतदान वाले परिसर में स्थित स्ट्रांग रूम के गलियारों में शाम 4 बजे से बैलेटों को अलग करने का काम चल रहा था और ये सब टीएमसी के शशि पांजा, कुणाल घोष और बीजेपी के नेता काली को दिखाया गया। जो पोस्टल बैलेट्स हुए हैं इनको डिवाइड करना पड़ता है जिस जिस सीट पे है और डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करी आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया। आपको 4 बजे तक आ सकते थे, आपके सामने खुलता वो रूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ जो है इलीगैलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी और अगर किसी से भी कोई इलीगैलिटी होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। और चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में कड़ा संदेश दिया है। चुनाव आयोग का कड़ा संदेश इस तरह से है कि पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार ही की गई है। साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही और कहा है कि टीएमसी के फेक नैरेटिव पर वो सख्त है और इसका जवाब देते उन्होंने कहा है कि पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार की गई है, भ्रम फैलाने की कोशिश ना की जाए। और 30 अप्रैल शाम को पोस्टल बैलेट अलग किए गए थे
और आपको बता दें कि प्रक्रिया से पहले ही सभी पक्षों को जानकारी दे दी गई थी। साफ तौर पर आयोग ने यह बात कही है और तय नियमों के मुताबिक ही ये पूरी प्रक्रिया की गई और सभी पक्षों को सूचित किया गया था। साथ ही साथ नोडल क्लियरिंग जो हाउस है उसे भेजे गए छांटे गए पोस्टल बैलेट। ये सारे पोस्टल बैलेट हैं, ये नोडल क्लियरिंग हाउस को भेजे गए हैं और जहां पर ये छांटे गए प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए थे और साथ ही साथ जनरल ऑब्जर्वर को मौजूद रहने के भी निर्देश दिए गए थे। वहीं बंगाल की राजनीति के मिडनाइट ड्रामा में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें भवानीपुर केंद्र के स्ट्रांग रूम में सीएम ममता बनर्जी बैठी नजर आ रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस केंद्र की तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त लाभ लेने से रोका गया है। चाहे वे जितना भी प्रयास करें, वे नियमों से बाहर जाकर कोई गतिविधि करने में सक्षम नहीं हो पाई हैं। जब तक वह स्ट्रांग रूम में परिसर में मौजूद थी, मेरे चुनाव एजेंट अधिवक्ता सुरेनील दास व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित थे और उन पर कड़ी निगरानी रखे हुए थे ताकि वह किसी भी गलत तरीके का सहारा ना ले सके। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप सिर्फ आशंकाएं हैं और जिनका कोई ठोस आधार नहीं है और साथ ही अगर किसी को चुनाव प्रक्रिया से शिकायत है तो वह चुनाव याचिका के जरिए अपनी बात रख सकता है। और इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसे मतगणना में शामिल करना है या पूरी तरह से रिटर्निंग ऑफिसर का अधिकार है और कोई राजनीतिक दल इसमें दखल नहीं दे सकता। और इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बाहरी अधिकारी और केंद्रीय बल टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई से 349 किलोग्राम हाई ग्रेड कोकीन जब्त की है और इसकी कीमत 1745 करोड़ रुपए है। ये कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में की गई और इसने एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर इस शानदार सफलता के लिए एनसीबी को बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से ड्रग कार्टेल को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया है कि इस कार्रवाई से एक पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत कर रही है। बता दें आपको कि भारत सरकार लगातार ड्रग्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करती जा रही है। 2025 में भी एनसीबी ने व्यापक मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया था और इस दौरान 1.33 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए थे और जिनकी कीमत 2000 करोड़ से अधिक थी। 77,000 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए जिनका मूल्य 3,889 करोड़ रुपए था और इस दौरान 265 दोषियों को सजा मिली थी और इसमें 9 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। एनसीबी ने फरार तस्करों के खिलाफ 37 इंटरपोल नोटिस जारी किए थे और 5 अपराधियों को भारत प्रत्यार्पित किया गया था। और देश में आज से डिजिटल गेमिंग के सेक्टर में नया अध्याय शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन नियम 2026 आज से प्रभावी
हो गए हैं। ये नियम देश में अवैध सट्टेबाजी और मनी गेम्स पर लगाम लगाने के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करेंगे। नए नियमों के तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेम जिसमें दांव लगाना या मौद्रिक लाभ की अपेक्षा शामिल हो पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा और इन खेलों के विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले गेमिंग ऑपरेटरों को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है, जिसे बार बार अपराध करने पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साइबर सेल के अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर इन अपराधों की जांच के लिए सशक्त बनाया गया है। गेमिंग क्षेत्र की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया गया है। दिल्ली स्थित ये निकाय ये तय करेगा कि कौन सा गेम जायज है और कौन सा प्रतिबंधित। प्राधिकरण के पास ये शक्ति होगी कि वे मनी गेम्स की सूची जारी करे और बैंकों को उनके वित्तीय लेन देन रोकने का निर्देश दे। अब सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए आयु सत्यापन, माता पिता के नियंत्रण और गेम के समय की सीमा तय करना अनिवार्य होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असुरक्षित मनी गेम्स के कारण देश में अब तक लगभग 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसे रोकना इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य है। वहीं उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। यदि कोई उपयोगकर्ता गेमिंग कंपनी के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के भीतर प्राधिकरण में अपील कर सकता है और इसके बाद दूसरी मंत्रालय की अपील सचिव के समक्ष की जा सकेगी। अब ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया बदल गई है। नए नियमों के प्रभावी होने के बाद ऑनलाइन मनी गेम पर पूरी तरह से रोक लग गई है। केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं। इन नियमों का मकसद है ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना। इसके साथ ही ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर रोक लगाना। प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो अगस्त 2025 में संसद ने पारित किया था, उसको अब इफेक्टिव रोल दे दिया गया है। इसके नाते जो मनी गेम होते, रियल मनी गेम होते, उसको बिल्कुल बैन किया गया है और उसके लिए प्रावधान है कैसे इसको पनिशमेंट दिया जाए अगर किसी ने उल्लंघन किया हुआ है। और दूसरा बात है जो गेम ऑफ स्किल और चांस है उसको और बढ़ावा देगा। नए नियमों के तहत अब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये अथॉरिटी शिकायतें सही पाए जाने पर अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी। अब यह तय किया जाएगा कि कौन सा ऑनलाइन गेम वैध खेल है और कौन सा खेल सट्टेबाजी यानी मनी गेम की श्रेणी में आता है। साफ है कि ऑनलाइन तौर पर खेले जाने वाले स्किल गेम और जुए जैसे खेलों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा। स्किल गेम और सट्टेबाजी में फर्क तय होगा। नए नियमों में यूजर्स की सुरक्षा पर भी खास जोर दिया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद खासतौर पर बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने पर भी फोकस रहेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सट्टेबाजी पर रोक लगा दी गई है। शिकायतों के निपटारे के लिए 2 स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। पहले स्तर पर प्लेटफॉर्म खुद शिकायत सुनेगा और दूसरे स्तर पर मामला रेगुलेटरी अथॉरिटी तक जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर डिजिटल माध्यम से कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को नोटिफाई किया गया है तो उसको काफ़ी स्ट्रेंथ है कि अगर उल्लंघन होता है कि किस तरीके से वो एक्शन ले और ये पूरे सेक्टर को रेगुलेट करे। तो जो रेगुलेशन का कदम बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हम देख रहे थे कि ये गेमिंग की जो एक ट्रैप होते हैं, एक जो एडिक्शन होते हैं, इससे हमारे बहुत सारे नौजवान एक डिस्ट्रैक्टेड होते थे। सरकार की ये बड़ा अच्छा कदम था और मुझे जो लगता है सबसे बड़ी बात होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से रहे और जिसमें ये ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की बहुत बड़ा भूमिका रहेगी। भारत में ऑनलाइन गेमिंग कल रात मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध में हुए क्रूज शिप हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, तो वहीं 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। कुछ लोगों की तलाश अब भी जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का निर्देश दिया है। हादसा डैम के किनारे से करीब 300 मीटर आगे हुआ। तेज गति से चल रही हवाओं में क्रूज का कंट्रोल बिगड़ गया और देखते ही देखते जहाज डूब गया। क्रूज शिप डूबने के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है और जल्द ही बचाव अभियान खत्म हो जाएगा।
एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। आर्मी के कुछ ऐसी टीम भी आ चुकी है जो ऐसे मामलों को ठीक तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो उसके परिणाम भी आए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा। पहले कुल मिलाकर 9 शव निकाले जा चुके हैं, 22 लोग जीवित बन के बाहर आ गए, लेकिन अभी और भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रूज के अंदर हो सकते हैं। स्थिति बड़ी विकट है, गहरे पानी में क्रूज उल्टा है, वहाँ रेस्क्यू के लिए थोड़ी चुनौतियाँ हैं ही, और इसलिए जो एक्सपर्ट टीम है वही रेस्क्यू कर पा रही है। भारत इनोवेट्स 2026 प्रोग्राम में मार्बल्स हेल्थ नई स्वदेशी तकनीकों को प्रदर्शित करने जा रहा है। 2020 में स्थापित इस कंपनी का उद्देश्य आज के भागदौड़ भरे युग में बढ़ते डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD और OCD जैसी बढ़ती बीमारियों का इलाज नॉन इन्वेसिव न्यूरोलॉजी के माध्यम से करना है। कंपनी का प्रमुख उत्पाद है ईस, जो कि मस्तिष्क की देखभाल को अधिक सुलभ और स्केलेबल बनाने के लिए न्यूरोसाइंस, AI और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्मों का उपयोग करता है। भारत इनोवेट्स 2026 प्रोग्राम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके लिए मार्बल्स हेल्थ को चुना गया है। मार्बल्स हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के पारंपरिक तरीकों के विकल्प के रूप में प्रभावी समाधान प्रदान कर रहा है और घर पर इलाज के विकल्प भी दे रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर भारत इनोवेट्स है क्या। भारत इनोवेट्स सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। शिक्षा मंत्रालय ने इस इनोवेट मंच की शुरुआत की है और इसके तहत भारत के शीर्ष डीप टेक नवाचारों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का ये जो है वो 14 से 16 जून 2026 को फ्रांस के नाइस में आयोजित होने जा रही है और ये कार्यक्रम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को भी साकार करेगा। और स्वदेशी तकनीक पर आधारित ईस मार्बल्स हेल्थ का प्रोडक्ट है और मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में भी ये क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ये कंपनी भारत इनोवेट्स 2026 में अपनी प्रदर्शनी आयोजित करने जा रही है। ईस यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD और OCD जैसी मानसिक विकारों से निपटने में सहायक है और इससे इलाज के दौरान ना कोई सर्जरी और ना ही किसी दवाई का सेवन करना पड़ता है। घर पर ही इसका उपयोग कर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। ये कंपनी भारत की गहरी तकनीक प्रेरित हेल्थ केयर नवाचार में एक नई मिसाल बन रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने आज अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। UPI अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इसे 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सहयोग से लॉन्च किया गया था। UPI ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जहां UPI पर केवल 2 करोड़ का लेन देन हुआ था, तो वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंच गया और इसके साथ ही लेन देन का कुल मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। UPI की सफलता ने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। 2024 तक UPI दुनिया के रियल टाइम पेमेंट का लगभग 49% हिस्सा कवर करता है, जो भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2025 में UPI ने एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। अगस्त 2025 में पहली बार UPI ने 2000 करोड़ रुपए लेन देन का आंकड़ा पार किया और दिसंबर 2025 में यह संख्या बढ़कर 2163 करोड़ रुपए लेन देन तक पहुंच गई, जो UPI के इतिहास में सबसे उच्चतम मासिक लेन देन था। आज बुद्ध पूर्णिमा है। देश भर में भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन हो रहे हैं और आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण हुआ था।
भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इस दिन विशेष रूप से बौद्ध मठों और मंदिरों में पूजा उपासना और ध्यान साधना की जाती है। साथ ही बुद्ध के सिद्धांतों और उनके उपदेशों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों और दुनिया भर में भगवान बुद्ध के फैले अनुयायियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुंबई में भव्य परेड और राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस भव्य परेड के प्रमुख साक्षी बने। मुख्य समारोह के दौरान राज्यपाल ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की उन्होंने सलामी ली। परेड मैदान पर महाराष्ट्र पुलिस, रेलवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और मुंबई फायर ब्रिगेड के जवानों ने अपना दमखम दिखाया और इसके साथ ही राज्य के होम गार्ड जवानों ने भी शानदार कदम ताल कर अपनी ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन किया। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस 100। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।